Good afternoon, guys. Today we will discuss about the process of fertilization. We have already discussed about the gametogenesis, spermatogenesis, and oogenesis. Now, sperm. We already know that how is the sperm formation, how the sperm formation takes place, and egg formation. Both the sperm and eggs are now available. Now they will fuse and they will form the first cell of penetration, that is called the zygote. Now we will see how this process of fusion, that means fertilization, takes place. So we'll today discuss about fertilization. Fertilization. This is our today's topic. So, fertilization, as you all know, is the process of fusion of male and female gametes. This is called the fertilization. But इसका आप दूसरा नाम भी कह सकते हो, syngamy भी कह सकते हो. It's a fusion of male and female gametes. That means fusion of male and female gametes, fusion of sperms and ova, वो भी कह सकते हो आप. इसका आप दूसरा नाम syngamy भी कह सकते हो. Syngamy, it is also called the fusion of male and female gametes. पहले ही हमने डिस्कस किया है सिस्टम्स में कहाँ पर हो जाता है फ्यूजन ऑफ gametes. It takes place in the fallopian ampulla, rather ampulla of fallopian ट्यूब्स या ओविडक्ट्स भी कह सकते हो. ठीक है. अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो, इस तरह से होता है यूटरस, यहाँ से एक ओवरी होती है, दूसरी ओवरी यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, फिर इस तरह से जो रिसीव करते हैं ओवरी से एग. ठीक है. उन्हीं उस एक्सपेंडेड पोर्शन को एक होता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, वहीं पर स्पर्म और एग मिल जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्पर्म प्लस एग मिल जाता है और ये बनाता है फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड द zygote. दिस विल हैपन इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, n हैप्लॉइड नंबर होगा. इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n होगा जो हमने मियासिस की वजह से कर दिया है. ठीक है. तो इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर आएगा, 2n. zygote ये डिप्लॉइड बन जाता है और इसमें फिर डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो से फाइनली बन जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ पर होती है. तो इससे सबसे पहला जो इवेंट है इसमें फर्टिलाइजेशन में, वो पहला इवेंट हम देखेंगे अराइवल ऑफ स्पर्म्स. अराइवल ऑफ स्पर्म, कैसे आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म. तो ये किस तरह से आ जाते हैं, इंसेमिनेशन से. आपको पता है अभी insemination, that means the male and female copulate and the sperms are deposited in the female reproductive tract. तो उसमें वो लेकिन जो sperms है वो deposit हो जाते हैं high up in the vagina, but they need to be to reach to the fallopian tubes. उनको fallopian tube तक पहुंचना होता है. ठीक है. वहां तक fallopian tube तक वो पहुंच जाते हैं दो तरीकों से. एक तो अपना एफर्ट भी लगाते हैं, दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का यूट्रस का एफर्ट होता है वो भी उसमें काम आता है. ठीक है. अपना एफर्ट किस तरह से होता है, बिकॉज स्पर्म्स के पास क्या होता है, टेल. ठीक है. टेल की वजह से वो क्या करते हैं, मूवमेंट. तो उस मूवमेंट की वजह से वो वहां तक पहुंच जाते हैं. दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस. इन दो मूवमेंट्स की वजह से स्पर्म कहाँ तक पहुंच जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स तक. ठीक है. अब फैलोपियन ट्यूब्स में जब वो पहुंच गया, but before while it is travel from vagina to the fallopian tubes, इस दौरान इस sperm पे कुछ मतलब इसके सरफेस पे, इसके क्रोसोम पे कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है. इस दौरान कुछ फ्लूइड्स डिपॉजिट होते हैं, उन फ्लूइड्स को हटाना होता है ताकि ये इसका जो एक्रोसोम है वो एक्सपोजर रहे और फर्टिलाइजेशन आराम से हो. ठीक है. उसको कहते हैं कैपेसिटेशन. ये कहाँ पर होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में याद रख लेना ये. तो इसमें क्या हो जाता है,
इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में बहुत सारी सेक्रेशंस होती हैं, वो सेक्रेशंस कहीं इस पे डिपॉज़िट हो जाती हैं, या जैसे कि सेक्रेशंस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकलते हैं, कुछ सेक्रेशंस उसमें ऐसे होते हैं जो सेक्रेशंस इस स्पर्म में जो इसके हेड के ऊपर जो चीज़ें डिपॉज़िट हुई उनको रिमूव करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो this process of removal of the unwanted substances that are deposited on the surface of the sperm, this is called the capacitation। और ये कहाँ पर होती है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। इससे इसका फर्टिलाइजिंग पावर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है अराइवल ऑफ एग, अराइवल ऑफ एग। तो स्पर्म आ गया, अब अराइवल ऑफ एग है। एग कब आता है? एग आपको पता है कि एक ग्राफिन फॉलिकल में एक एग और ओवुलेशन 14th डे में होती है। जब ओवुलेशन होती है वहां पर सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है। ओवुलेशन में फाइनली हमें सेकेंडरी oocyte में मिलता है, जो फिर फाइनली स्पर्म के साथ मिल जाता है, और वो मियासिस सेकंड पे होती है। मियासिस फर्स्ट इसने कंप्लीट किया होता है और मियासिस सेकंड पे वो होती है, वो भी इनकम्प्लीट ही होता है, ठीक है। वो स्पर्म की फ्यूजन के बाद कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अराइवल ऑफ स्पर्म कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आएगा फैलोपियन ट्यूब्स में। अब फैलोपियन ट्यूब्स में एग भी अवेलेबल है और स्पर्म भी। ये कितने? ये 24 घंटे तक वहाँ पर ये रहता है, जब तक इसको फर्टिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है कुछ फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है फर्टिलाइजेशन के हवाले से, जैसे कि सबसे पहले ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। इसमें स्पर्म और एग मिल जाते हैं और जाइगोट फर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल बन जाता है। सबसे पहले वहाँ पर स्पर्म को पहुंचा, उसको अराइवल ऑफ स्पर्म वो किस तरह से इंसेमिनेशन से होता है और फैलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुंच जाता है? बाय स्पर्म एफर्ट विद द हेल्प ऑफ टेल मूवमेंट और कंट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दूसरा कैपेसिटेशन, इसकी सरफेस पे कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं, उनको रिमूव करना है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की सेक्रेशन जो होती है वो रिमूव कर देती है। उसके बाद अराइवल ऑफ एग होता है। ओवुलेशन जब होती है फीमेल में, तो ओवुलेशन के दौरान एग निकल जाता है। एग को फैलोपियन ट्यूब रिसीव करता है और फैलोपियन ट्यूब में वो रहता है। उसको हम सेकेंडरी oocyte स्टेज पे होता है वहाँ उस वक्त वो, और वो 24 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन के काबिल होते हैं, उसके बाद नहीं होता है, ठीक है। तो ये है पहला चीज। अब है अब दूसरा हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स क्या हो जाते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान? सबसे पहला हो जाता है इसमें एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया, जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने बताया था हेड में उसकी दो चीजें होती है। एक एक्रोसोम होता है जो एक एंजाइम बैग होता है जो इस एग की मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करने में मदद करता है, और उसके नीचे होता है न्यूक्लियस जो मेल प्रोन्यूक्लियर होता है, जिसमें मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। बस इतना होता है। जैसे ही अगर आप ये देखो, ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एग के उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन तो जिसको कहते हैं जोना पेलिसिडा, उसके ऊपर एक और सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इतनी सारी मेम्ब्रेन्स एग के ऊपर होती है। ये कोरोना रेडिएटा है, ये जोना पेलिसिडा है, और ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एग मेम्ब्रेन है। अब स्पर्म जब आएगा यहाँ तक, उसको इतनी सारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब स्पर्म आएगा वहां पर वो किसके साथ मिलेगा? कोरोना रेडिएटा के साथ। कोरोना रेडिएटा को वो आराम से क्रॉस कर लेता है, ठीक है। लेकिन फिर मसला है उसका किस तरह से वो इन सारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा, क्योंकि इसके पास एंजाइम बैग होता है। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आ जाता है, वहाँ पर एक्रोसोम रिएक्शन हो जाता है। इसका जो ये एक्रोसोम होता है वो फट जाता है। फटने के बाद वो कुछ हेरोडिटिक एंजाइम्स निकाल देता है, वो हम देखेंगे क्या क्या। उसके बाद वो डिसॉल्व कर देते हैं मेम्ब्रेन्स को, और एग का जो न्यूक्लियस है, स्पर्म जो अंदर आ जाता है, ठीक है। ये पहला रिएक्शन देखेंगे बाद में हम। दूसरा इसमें हम देखेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन है, ताकि एक ही स्पर्म उसके साथ फ्यूज हो। तीसरा हम देखेंगे स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री। और चौथा हम देखेंगे कैरियोगैमी, कैरियोगैमी।
गैमी या एम्फीमैक्सिस भी कहते हैं, जो फाइनली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एक्रोसोम इसमें क्या हम देखेंगे अब सबसे पहले कि एक्रोसोम रिएक्शन में क्या हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये एक्रोसोम रिएक्शन जब होता है, इसमें जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले उसमें एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज ये किसको करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को करेगा डिसॉल्व, जो उस पे होता है फॉलिकुलर सेल्स पे। दूसरा होता है इस पे कोरोना रेडिएटिंग या सॉरी पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो उसको कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करने में मदद करता है। तीसरा होता है जोना लाइसेंस या एक्रोसिन भी कहते हैं इसको, एक्रोसिन। ठीक है, तो ये एक्रोसिन जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने में मदद कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आ जाता है, कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आ जाता है, ये एक्रोसोम इसका जो फट जाता है और ये सारे एंजाइम्स मतलब निकल जाते हैं और ये इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। फाइनली जो स्पर्म है वो पहुंच जाता है इसके थ्रू फिर कहाँ तक, जोना ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, फिर एग और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है। ठीक है, और वो अपने सारे कंटेंट्स अंदर डाल देता है। ये एक्रोसोम रिएक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन मींस जैसे कि एक स्पर्म अंदर आ गया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ ग्रैन्युल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स। ठीक है, उसमें कुछ सबस्टेंसेस होते हैं, जैसे ही एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाता है वो सबस्टेंसेस फट जाते हैं और वो निकल जाते हैं, वो इस जोना पेलुसिडा को बहुत हार्ड बना देते हैं ताकि कोई दूसरा स्पर्म अगर आए वो अंदर ना आ सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड श्योर ब्लॉक टू द पॉलियम, उसे पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं होती है। अदरवाइज बहुत सारे स्पर्म्स आ सकते हैं तो पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। ठीक है, वो कॉर्टिकल रिएक्शन में हो जाता है। जैसे ही अब स्पर्म यहाँ पर पहुंच गया, स्पर्म एंट्री हो जाती है, ये जो एग है ये इसके इर्द गिर्द के माइक्रोविलाई निकाल देता है ताकि स्पर्म को अंदर ले ले, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। फाइनली स्पर्म अंदर आ जाता है और स्पर्म में मैंने पहले ही कहा था उसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो डिवाइड हो जाता है और वो दो सेंट्रियोल्स बना लेता है, क्योंकि एग के पास अपने सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो आ गया मेल के क्रोमोसोम्स भी अंदर, मेल प्रोन्यूक्लियर भी और फीमेल का भी अंदर ही है। ठीक है, कैरियोगेमी में क्या होता है, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। अब जो ये सेंट्रियोल्स बने ये पोल्स पे जाएंगे और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा और मिक्सिंग फिर हो जाएगी और मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे और पहली सेल एक इंडिविजुअल की बन जाएगी जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद यही जाइगोट अंडरगो हो जाएगा मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, और इससे एम्ब्रियो फिर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।